जल्दी हो सके आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चे, हमारा गुरु मंत्रा एकेडमी आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टीज प्रोवाइड करता है, राइट। बेस्ट टू बेस्ट का मतलब आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी किसी की भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक्सपीरियंस टीचर्स दिए जा रहे हैं जो आपको इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अप्स एंड डाउन्स हैं वो आपके सामने रख पाएंगे। हमारे जितने भी टीचर्स हैं हर एग्जाम से होकर गुजरे हैं, उन्हें हर अप्स एंड डाउन्स पता है और आपको उससे निकालने में पूरी मदद करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं हूँ श्रेया, आपके सामने केमिस्ट्री को लेकर। गाइज, मैं अपना लेक्चर शुरू करूं उससे पहले गुरु मंत्रा के ऐप के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी ब्रांच ने एक ऐप शुरू की है, आप इसे प्ले स्टोर में गुरु मंत्रा एकेडमी के नाम से देख सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ लाइव क्लासेस मिलेंगी। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं। आपको इस ऐप में पहली चीज तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, मतलब जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपका उस ऐप पर तुरंत आएगा। आप अगर चाहते हैं कि आप YouTube यूज नहीं करना चाहते, आप इसमें जाइए, जितनी भी मैं क्लासेस पढ़ा रही हूँ उसका आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिलेगा। ठीक है, और साथ में आप वहां पर चैट कर सकेंगे। ई लर्निंग का एजुकेशन बोर्ड होगा, टेस्ट सीरीज होंगी, एंड रेगुलर असाइनमेंट्स होंगे। मतलब अगर आप इस ऐप को लोगे तो आपको कितने फायदे हो रहे हैं बच्चे। देखो, अमाउंट बहुत कम है और आप जितना जल्दी इसमें एनरोल करोगे ना आपको उतना कम पड़ेगा। देखो, इस टाइम क्या हो रहा है ना, लॉकडाउन चल रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस की इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है कि क्लासेस के रेट हाई होते जा रहे हैं। बच्चे प्लीज़ बी एनरोल योरसेल्फ वेरी सून। जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे आपको उतना ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने प्ले स्टोर में जाना है, गुरु मंत्र एकेडमी को सर्च करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, दैट्स इट। और आपने क्या क्या पाना है, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैट्स, ई लर्निंग, टेस्ट सीरीज एंड असाइनमेंट्स। गाइज, यहाँ पर हम आपको 24 आवर्स अवेलेबल मिलेंगे, तो प्लीज आप इसे जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। एक सेकेंड। गाइज, आज मैं आपके सामने जो चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ, जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, वो है आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या है बच्चे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एंड ट्रस्ट मी, इसमें आप बहुत कुछ बेसिक नॉलेज पाएंगे। आज हमारी फर्स्ट लेक्चर है, मैं बिल्कुल भी आपको क्रिटिकल पे नहीं लेकर आऊंगी। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं, हम लोग टफ की तरफ जाएंगे। तो पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं। बच्चे, ये जो शेप ऑफ ऑर्बिटल मैंने लिखा है ना, आपको देखकर लग रहा होगा मैम मुझे तो आता है ये, बट अभी मैं जब आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करूंगी तो आप कई जगह पर टंग जाएंगे। क्यों, हम जब एकेडमिक्स में पढ़ते हैं ना तो एक अलग लेवल होता है, बट जब हम कॉम्पिटिटिव्स में पढ़ते हैं तो उसी का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। हम उसके सिस्टम में चले जाते हैं, हम उसके बेसिक्स में चले जाते हैं कि कैसे शेप्स आ रही हैं, उसका रीजन क्या है, हमको सब कुछ जानना जरूरी होता है। बच्चे देखो, शेप ऑफ ऑर्बिटल को मैं शुरू करूं उससे पहले हमको ऑर्बिटल को जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज ऑर्बिटल्स। तो प्लीज मुझे कोई बताएगा कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। प्लीज रिप्लाई मी वेरी फास्ट। Good morning, Romit. Good morning, Akash. Very good, Romit. I'm very happy. Good morning, Desi teacher. Who is Desi teacher? I respect you. That is teacher. So, Ruby Verma, good morning. बच्चे, please मुझे बताओ what is orbital. I really need to know what is orbital. मुझे तो पता ही नहीं है. तो आपने मुझे पढ़ाना है और फिर देखते हैं कि आप मुझे क्या पढ़ाओगे, ठीक है। तो प्लीज मुझे बताओ कि व्हाट इज ऑर्बिटल। व्हाट इज ऑर्बिटल।
अरे शशांक, आई वाना नो डेफिनेशन। बच्चे मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डेफिनेशन बताएं, आप मुझे परिभाषा बताएं कि ऑर्बिटल होता क्या है। परिभाषा। सॉरी मेरी थोड़ी हिंदी गड़बड़ है, बट फिर भी कोशिश करूंगी, बहुत अच्छी राइटिंग में लिखूंगी, देखना आप भी कहोगे क्या मैम लिखते हो आप। परि परिभाषा, सॉरी देखो इससे ज्यादा साफ मेरे से नहीं लिखा जाएगा, तो आप समझो और ऑर्बिटल की परिभाषा मुझे बताओ। ऑर्बिटल मतलब होता है बच्चे कक्षक। मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए दोनों लैंग्वेजेस में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, तो आपने टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। शशांक ने लिखा है KLMN। शशांक आप लिख बिल्कुल सही रहे हैं, बट बच्चे मुझे जानना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन, परिभाषा क्या है, कक्षक किसे कहते हैं। शशांक, वेयर ऑल एटम सिचुएटेड। आकाश भारद्वाज, आई डोंट नो मैम। जिसको नहीं पता है वो बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं यहाँ पर हूं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। कोई और, आकाश और शशांक के अलावा कोई और बच्चा नहीं है जो इस बात का आंसर देना पसंद करेगा। देखो जितना ज्यादा आप इनरोल करोगे ना अपना रिप्लाई देने में, ट्रस्ट में आप उतना ज्यादा सीखोगे। समझ पा रहे हो। देखो जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, देखो जब मैं पढ़ाती हूँ तो मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है, मैंने लिखा, मैं पूछूंगी बच्चे क्या लिखा है, प्लीज रिप्लाई मी, जल्दी से बताइए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि मैम तो इस टाइम लाइव पर है, मैम मुझे सुन नहीं सकती तो मैं क्यों बोलूं। बट प्लीज बच्चे, आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप जहां पर भी बैठ के इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पर भी बैठ के आप मेरी लाइव देख रहे हैं, जब मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा है, तो आपने अपने मुंह से बोलना है ऑर्बिटल, मतलब जो भी लिखा है आपने वो बोलना है। जितना आप बोलोगे आप उतना ज्यादा उसे फिक्स कर पाओगे, ट्रस्ट मी। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है और वही चीज मैं आपसे सिखाना चाहती हूँ। आपने बोलने में ना बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। जैसे ही मैं लिखूं आपने उसका आंसर देना है, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपने उसके आंसर देने की कोशिश करना है, आपने रिप्लाई देना है। बच्चे अगर आप रिप्लाई दोगे ना तो मुझे पता चल पाएगा आप कहाँ गलत जा रहे हो और आप कहाँ सही जा रहे हो। अब आप बोलोगे ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, राइट। शशांक की मुझे समझ में आ गया कि शशांक को बेसिक पता है, बट वो अपने डेफिनेशन को क्लियर नहीं कर पा रहा है। रोमित बोल रहे हैं जहां अपने इलेक्ट्रॉन में घूमते हैं जितनी एनर्जी होती है। रोमित आप सही जा रहे हो, थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा सा भटक रहे हो, थोड़ा सा ठीक करो एकदम सही आ जाओगे। टीचर देसी, मुझे भी नहीं पता सर, मैं जरूर बताऊंगी आपको। दीपमाला जायसवाल, जिसमें इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। दीपमाला आप भी थोड़ा सा सही जा रहे हो, बस थोड़ा सा ध्यान से भटक रहे हो, थोड़ा सा सोचो, आप अपने आप ही लाइन पर आ जाओगे कि क्या बोलना है। बाकी आपने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये सच बात है कि जहां इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, राइट। आकाश भारद्वाज, यस मैम। टीचर जी मैम। बच्चे देखो ऑर्बिटल मतलब होता है कक्षक, ठीक है, और ये किस में मिलते हैं, ये मिलते हैं एटम्स में, ठीक है। मैं एक एक करके एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगी, बी पेशेंस। तो सबसे पहले मुझे बताओ ऑर्बिटल क्या था। ऑर्बिटल वो जगह होती है, ऑर्बिटल एटम में नाभिक के पास वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, ठीक है ना। जहां पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में पाए जाने की पॉसिबिलिटी होती है, उस जगह को क्या कहते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं या फिर कक्षक कहते हैं। इतने बात में किसी बच्चे को कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछे, नहीं तो आगे बढ़े। आकाश बच्चे बिल्कुल ट्राई करो, आप ट्राई करोगे तभी सीखोगे। अब हम देखते हैं कि मैंने आपके लिए क्या लिखा है। देखो ये है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल सॉरी जस्ट अ वेट बच्चे, ऑर्बिटल इज द 3 डाइमेंशनल रीजन, मतलब एक 3D स्ट्रक्चर है। बच्चे हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा जो एटम होता है वो ऐसे होता है, हम कुछ यही तो बताते हैं ना बेटा,
ऐसे करके तो बताते हैं ऐसे होता है, राइट? तो हम क्या बता रहे हैं, हम ये थोड़ी ना बता रहे हैं कि हमारा जो एटम होता है वो सर्कल में होता है, हम बताना चाह रहे हैं स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल समझते हो? मेरे पास इस टाइम कोई ऐसा नहीं है सिस्टम जो जिसको मैं दिखा पाऊँ आपको कि स्फेरिकल क्या होता है। आईटी सर, आपके पास कोई बॉल है क्या? यहाँ पर आपके पास कोई बॉल है? ओके बच्चे, आप देखो, अपने दिमाग लगाइए, घर पे आपने बॉल से खेला होगा, राइट? बॉल अगर पूरी भरी हुई है, सॉलिड है, जैसे कि आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में एक गोला फेंक कंपटीशन होती है, उसका जो गोला होता है वो प्रॉपर भरा होता है, तो वो शेप होता है आपका एटम का, मतलब स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल और सर्किल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये हम क्या कोशिश कर रहे हैं, ये बच्चे हम ना स्फेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि 3 डायमेंशनल होता है। वही चीज मैंने लिखी हुई है, एटम इज द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियर, ठीक है ना? न्यूक्लियर या न्यूक्लियस, where there is a maximum tendency of energy to finding an electron of definite energy, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को भरने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है, ठीक है? या फिर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है बेटा? पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, राइट? रोमित ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एग की तरह। बस अंतर इतना है, एग जो होता है बेटा वो ओवल होता है ना? तो हमने बस एग को थोड़ी देर के लिए स्फेरिकल मान लेना है। दीपमाला इज रियली वेरी नाइस, ये बॉल शेप का होता है, ठीक है? अब मुझे जरा फटाफट से रिप्लाई दो कि बच्चे ऑर्बिटल वर्ड में आपको कोई क्वेरी हो तो बताओ, क्योंकि मैं इस ऑर्बिटल के अब और भी अंदर जाने वाली हूं, ठीक? तो प्लीज रिप्लाई मी वेरी फास्ट। देखो, अब हम बात करते हैं इसके आगे की। कोई मुझे बता नहीं रहा है, जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को? जैसे एग, हाँ बच्चे जैसे एग, देखो तो जैसे एग, कितने प्यार से बोल रहे हैं, जैसे एग। बॉल शेप होता है, हाँ आकांक्षा बॉल शेप होता है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। देखो बेटा, ये हमारे जो आईटी सर है ना वो कुछ ज्यादा ही महान है, उन्होंने इतना बड़ा पिक्चर कर दिया है कि दिख भी नहीं रहा। तो प्यारे बच्चे, मैं खुद बनाऊंगी आपके लिए पिक्चर, ठीक है? 2 मिनट रुको बेटा, अब शायद छोटा हो गया होगा। ओह परफेक्ट। देखो, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। मैं लिख दूं इसको न्यूक्लियस? आप बात को ना सिस्टमेटिकली समझते जाना, और किसी के दिमाग में कोई भी क्वेरी हो ना तो खुल के पूछना। जिसको बोलते हैं हम नाभिक, ठीक है बच्चे? क्लियर? अब हम इसके अंदर आते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके बेसिस पर होते हैं? 2n स्क्वायर के बेसिस पर होते हैं। ये बात पता है कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं ऑर्बिटल में, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2n स्क्वायर। वो कैसे होता है मैं अभी आपको फिर से बताऊंगी। देखो, ये जो आपकी शेल दिख रही है आपको, मैं कलर चेंज करती हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। ये जो आपको शेल दिख रही है ना, ये इसको हम लिखते हैं n=1, राइट? ये जो आपको सेकंड शेल दिख रही है, ये जो आपको सेकंड शेल दिख रही है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रखे हैं, इसको बोलते हैं हम n=2। और जो ये आपको थर्ड शेल दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? n=3, ठीक है? इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आयुष वर्मा, दिस इज अ एजुकेशनल साइड, देयर इज नो विनोद, ठीक है बेटा?
एक क्यों लिखते हैं मैं बता रही हूँ। सनम देखो क्या होता है ना, आप एक चीज पर ध्यान दो, ये आपका न्यूक्लियस है ना, है ना, ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के पास में सबसे पहला शेल कौन सा हो गया आपका, ये वाला हो गया, ठीक। तो हमने क्या किया इसको, इसलिए हमने इसको n इक्वल टू 1 दिया। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा कि इसे हम n ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये n है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड समन। नेक्स्ट देखो, अब ये बात आती है 2n स्क्वायर की। ये जो मैं फॉर्मूले की बात कर रही हूँ ये आपका किसने दिया था, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था आपको 2n स्क्वायर फॉर्मूला, प्लीज मुझे रिप्लाई कीजिए फटाफट से। यस यस बच्चे, रिप्लाई मी फर्स्ट, 2n स्क्वायर फॉर्मूला हमें किसने दिया था। बच्चे रिप्लाई मी वेरी फास्ट। अंशिका वेरी, आकांक्षा वेरी गुड, रियली वेरी नाइस। आकांक्षा रियली वेरी नाइस, एकदम सही आंसर है। ये आपको दिया था बोरबरी ने, एंड बाद में इसका क्लैरिफिकेशन किया था बोहर ने, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, वेरी गुड आकाश। देखिए बच्चे, आप लोग फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। 2n स्क्वायर जो है आपका काफी साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है, सबसे पहले बोरबरी आए थे, बिल्कुल सही जा रही है आकांक्षा। अलका आप थोड़ा सा हिल रहे हो इस जगह पे, देखो सॉरी आकाश आप गलत जा रहे हो, मोजले नहीं है ये बोरबरी हैं, उसके बाद बोहर आए हैं जिन्होंने इसको प्रॉपर क्लैरिफाई किया था, और वो क्लैरिफिकेशन उन्होंने क्या दिया था वो मैं आपको बता देती हूँ। 2n स्क्वायर था ना, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट शेल का नंबर क्या है, ये है n इक्वल टू 1। तो बच्चे हमने क्या करना है, इसमें सिंपली n इक्वल टू 1 रखना है, ठीक है। ओके, अब इस डिस्कशन को खत्म करो और जरा आपने मेन पॉइंट पर आओ जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश बेटा, 2n स्क्वायर में जब हम नंबर ऑफ शेल लिखेंगे, जब नंबर ऑफ शेल n इक्वल टू 1 है तो क्या आ जाता है, 2 आ जाता है, राइट। अब देखो सेकंड शेल हमारी क्या है, n इक्वल टू 2 है, ठीक है ना बेटा। तो n इक्वल टू 2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर। क्यों, n की वैल्यू हमने क्या लिखी है, 2 लिखी है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 8, ठीक है। n इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 2 9 इक्वल टू 18। तो आपने एक सीक्वेंस पाया, क्या पाया सीक्वेंस, 2, 8, 18 का। समझे गाइस। स्टार्टिंग में आकाश और कुछ बच्चे थे, मैं नाम बताती हूँ। स्टार्टिंग में एक तो दीपमाला थे और आकाश एंड शशांक, ये बच्चे बोल रहे थे बार बार KLMN KLMN। तो वो KLMN क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। देखो K क्या है, ये है फर्स्ट शेल, मतलब जो n इक्वल टू 1 होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो n इक्वल टू 2 होता है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं,
एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो n इक्वल टू 3 होता है बच्चे, उसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लगता है कि इतने बेसिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अब हम आ रहे हैं एक मेन मुद्दे पर। बच्चे आपको एक कंफ्यूजन रहता होगा, देखो जैसे कि आपका ये ऑर्बिटल, मतलब ये एक एटम है, ठीक है, इसमें ये आपका न्यूक्लियस था, ये आपकी शेल्स थी, ठीक है। बी पेशेंस, अगर उसके बाद कोई भी डाउट रह जाए तो मुझसे कहना। ये आपकी शेल्स है, देखो मैं अपनी पूरी जान लगा रही हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट समझा पाऊं चीजों को। ये आपकी शेल्स हो गई, मेरी बात समझ पाए? अब सुनो, इसमें कुछ क्या होते हैं, इसमें बच्चे एक होती है एस ऑर्बिटल, राइट, मैं गलत तो नहीं बोल रही? पहले में होती है एस ऑर्बिटल, डन। दूसरे में कौन सी होती है? एस एंड पी ऑर्बिटल, इसे मैं एस लिख देती हूँ, इसे एस एंड पी लिख देती हूँ। थर्ड वाली में क्या होती है? एस पी डी ऑर्बिटल, एस पी डी ऑर्बिटल। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चे? ठीक है। एंड जिसको कि आप सब शेल बोलते हो, कंफ्यूज नहीं होना। और लास्ट फोर्थ में आपकी होती है एस पी डी एफ, मतलब एस पी डी एफ, ठीक है। इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा प्लीज मुझे बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी से, और प्लीज नोट डाउन करते जाओ चीजों को। आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जब लास्ट आएगा तो आप देखोगे आपने कितना कुछ पढ़ लिया है। जल्दी से देखो, ये हो गई आपकी शेल्स, शेल्स जिसको हम बोलते हैं कक्ष, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ना SPDF, ये क्या है जल्दी बताओ? जो SPDF है आपकी, वो है सब शेल। क्या है बेटा? सब शेल। ये सब शेल है ना, सब शेल का मतलब उप कक्षक, उप कक्षक, उप कक्ष, ठीक है ना, समझ पा रहे हो? शेल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल n से, और सब शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल l से। और सब शेल कौन कौन से होते हैं? S P D F। गेटिंग माई पॉइंट? बट बात F पर नहीं खत्म होती, G एंड H भी होते हैं, ठीक है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो कि अभी तक हमारे जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें नहीं पता चला है, बट कहा जाता है कि भविष्य में G एंड H भी दिखाई देंगे, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब सुनो, अब हम आते हैं ऑर्बिटल पे। किस पे आते हैं बेटा? ऑर्बिटल पे। ऑर्बिटल्स कौन सी होती हैं? आपने देखा है ना, जब हम S की बात करते हैं तो S में एक ब्लॉक होता है, ठीक है, वो क्या है? ऑर्बिटल है। जब हम P की बात करते हैं 3 ब्लॉक्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक, समझ पा रहे हो? D की बात करते हैं तो कितने होते हैं? जब हम D की बात करते हैं तो हमारे ब्लॉक्स हो जाते हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक बच्चे। जब हम F की बात करते हैं तो ये 7 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब सुनो मेरी बात बच्चे, कलर दिखाई नहीं दे रहा हो तो प्लीज मुझे बताया करो, राइट? इतनी बात मेरी समझ में आई? गुप्ता बॉय, वेरी गुड गुप्ता, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप। आकांक्षा, जहां आकांक्षा, आई डोंट अंडरस्टैंड, आप क्या लिख रहे हो बेटा? जहेद में 5 ब्लॉक्स होते हैं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड बेटा।
डी में 5 ब्लॉक, अच्छा जहां डी में 5 ब्लॉक्स होते हैं, ओके आप ये लिखना चाह रहे हो, ओके बेटा। सनम वेरी गुड, सही जा रहे हो एकदम। आकांक्षा बिल्कुल सही जा रहे हो। आपको हिंदी में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नहीं रोमित, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आखिर हम भी भारतीय हैं, ठीक है, और उम्मीद है कि आपको भी नहीं होगी। देखो बच्चे, अब मेरी बात सुनो। आप कभी किसी फ्लैट में जाओगे तो आप क्या देखोगे? फ्लैट में हम देखते हैं एक 1 BHK का फ्लैट होता है, एक 2 BHK का होता है, एक 3 BHK का होता है एंड एक 4 BHK का होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इस जो डायग्राम है ना, इसको आप पूरा एक फ्लैट मान लो, ठीक है ना, कोई भी उत्कर्ष फ्लैट मान लो, ठीक है ना, कोई सी भी बिल्डिंग मान लो, जो टॉवर मानना आपको, एलडी को टॉवर मान लो, कोई सा ही मान लेना, ठीक है। तो ये आपने वो टॉवर मान लिया। उस टॉवर में आपका फर्स्ट है 1 BHK फ्लैट्स, सेकंड है 2 BHK फ्लैट्स, थर्ड है 3 BHK फ्लैट्स, 4 है 4 BHK फ्लैट्स। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूं? देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट BHK फ्लैट, ठीक, इसमें हमारा एक ही बेडरूम है जिसको कि हमने एस से शो किया है। ये हमारा हो गया 2 BHK फ्लैट जिसमें हमारे 2 बेडरूम्स हैं। बच्चे इस चीज में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं इसको याद कराने की आपको कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 BHK फ्लैट, इसमें कितने वो हो गए बेडरूम्स? 3 हो गए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि अगर आपको याद रखना है कि शेल कहाँ पर है, सब शेल कहाँ पे है, ऑर्बिटल्स कहाँ पर है, कैसे उसे समझाएंगे, तो आपने क्या करना है, अपना बस एक फ्लैट उठाना है और फ्लैट को पूरा सा आइडेंटिफाई कर देना है। मेरी बात कितने बच्चे समझ पाए हैं प्लीज मुझे बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और उस चीज को फिर से क्लैरिफाई करते हैं। आप लोगों ने इसको एक बार नोट डाउन कर लेना है, प्लीज वीडियो को पॉज करना बाद में लाइव देखने के बाद और अपने प्लीज नोट्स बना लेना। तो इतने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। थैंक यू रोमित, योर कमेंट रियली मीन्स मी अ लॉट। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी बेटा। अब देखो, अब हम लोग आने वाले हैं बहुत अच्छी बातों पर। ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं गुप्ता बॉय। ओके, बच्चे अब देखो हम आ गए ऑर्बिटल पे, मेन मुद्दे पर आ गए, ठीक। तो सुनो, देखो हमने बात कर रहे हैं सबसे पहले एस ऑर्बिटल की, ठीक है बेटा। बात को बहुत अच्छे से समझना, आई एम डैम श्योर कि ये बहुत इजी स्ट्रक्चर माना जाता है, बट इसमें भी मैं आपको कुछ नया बताकर जाऊंगी। हमारा ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये बेटा हमारा होता है स्फेरिकल। कैसा होता है प्यारे बच्चे? स्फेरिकल होता है। ठीक है, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं गोलाकार। क्या बोलते हैं बेटा? गोलाकार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, मुझे खुश कर दो, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, तो प्लीज कर दो, मेरे लिए कर दो ना। स्फेरिकल, मेरी बात समझ पाए? अब आप आओ इसके मेन मुद्दे पर। हमें ये बात अच्छे से पता है कि इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है बेटा। एक न्यूक्लियस हमने बना लिया और हमने एक शेल बना ली। तो हम अगर ये बोलें कि इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, तो मैंने दिखाना है आपको कुछ इस तरह कि न्यूक्लियस के आसपास इसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? तो ये बात मैं किसकी कर रही हूँ? 1s की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक मैंने शेल बनाई है। यहाँ पर शेल कौन सी है? ओनली n इक्वल टू 1। इसलिए बेटा मैं किसकी बात कर रही हूँ? 1s की बात कर रही हूँ। वेरी गुड गुप्ता रॉय।
ठीक है बेटा? बच्चे आप बताते नहीं हो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखो ये जो शेल है ना, ये सिर्फ एक शेल है, तो ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 का मतलब क्या हो गया? 1s शेल हो गई। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? इतने में किसी को डाउट हो तो बताओ। सब्सक्राइब वाले बटन को ब्रेक कर दिया, वेरी गुड, थैंक यू रोमित, थैंक यू आकांक्षा। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है s ऑर्बिटल का, वेरी गुड आकांक्षा, थैंक यू समन, सनम, ओके सनम। देसी टीचर कलर, हाँ सर मैंने कलर चेंज कर लिया है। अब देखो बेटा, हम जब सेकंड एस की बात करेंगे, मेन मुद्दे पर हम आ चुके हैं। जब हम 2s की बात करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये तो हम जानते हैं ना कि हमारा न्यूक्लियस हो गया है ना, और ये हमारी फर्स्ट शेल हो गई, राइट? और फिर ये हमारी सेकंड शेल हो गई। समझे बच्चे? अब सुनो मेरी बात, ये आपकी जो फर्स्ट शेल हुई है, इमेजिन करो कि ये इतनी 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 थिक है, इमेजिन कर लो, ठीक है? और जो आपकी ये फर्स्ट शेल है, ये आपकी इतनी थिक है, ठीक है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई है? ये वाली इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी हो गई है, और इस वाले में ये वाला जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी हो गई है, ठीक है? ये जो बीच में खाली जगह होता है इसे बोलते हैं नोड। इसके बारे में भी हम लोग आज बहुत बड़ा डिस्कशन करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं, जो स्पेस होता है। तो बच्चे आपने क्या देखा, ये वाला जो 1s था ना, इसका साइज थोड़ा स्मॉल था, मतलब छोटा था, और जो आपका ये वाला है 2s है, मतलब तो 2s का जो साइज था वो क्या है? वो थोड़ा बड़ा हो गया है। क्यों बड़ा हो गया ये? क्योंकि इसमें फर्स्ट शेल भी आ गई। 1s शेल जो है, मतलब n=1 जो शेल है इसमें, वो भी तो आ गई है ना, ठीक है? तो इसका साइज थोड़ा क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, और ये है आपकी 2s। मेरी बात समझ पाए? अब बेटा इस चीज को और समझाने के लिए मैं आपके सामने एक ग्राफ दिखाती हूँ। ये आपका ग्राफ है, ठीक है? इसमें आपने जब 1s को बनाया तो आपका प्लॉट गया ये वाला, ठीक है? फिर यहाँ पर नोड आपके ओरिजिन मतलब 0 से टच हो गई, एंड फिर आपका ये उठा और ऐसे चला गया। समझ पाए मेरी बात को? क्या आप मेरी बात देख पा रहे हो? अब देखो, ये जो पोर्शन है ना, इसे हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं इसे हम। ये कौन सी जगह शो कर रहा है? ये वाली, देखो जो ये आपका कर्व है ना, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये जो आपका बेटा कर्व है ना, ये कर्व शो कर रहा है आपकी इस वाले पोजीशन को। इस वाली पोजीशन को शो कर रहा है, और जो ये नोड है वो इस ब्लैंक प्लेस को शो कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो पूरी तरह से? इसमें किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ। मनीषा मौर्य, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। मनीषा, लल्लेपुर में नहीं रहना है, जल्दी से आगे फटाफट से लाइव आना है, ठीक है? यस मैम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आएंगे तो विड्थ बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का। ब्रोमित, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, डोंट बी वरी, अभी लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इस बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगी, इसको मैं पीरियोडिसिटी में आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस ऑर्बिटल में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई भी किसी तरीके की क्वेरी रह गई होगी। अब हम आ गए पी ऑर्बिटल पे। किस पे आ गए? पी ऑर्बिटल पे। देख पा रहे हो आप लोग? पी पर आ गए हम लोग, ठीक है?
ग्राफ एक्स वाई का प्रेजेंट किया था। हाँ बेटा, ये ग्राफ एक्स वाई का था कोमल। एंड ये जो ग्राफ है ना, इसको मैंने अभी आपको ऐसे ही समझा दिया है जिससे कि आप इमेज दिमाग में बना पाओ। बट ये जो ग्राफ है ना, इसको हम क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, तो डोंट बी वरी। अभी हम क्वांटम पढ़ाएंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाएंगे, उसमें ये ग्राफ पूरी तरह से समझ में आएगा, कैसे एस शेप आया, कैसे पी आया। फिलहाल तो मैं आपका बेसिक क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है बेटा। कोमल आ गई, आए हाय बड़े खुश हो गए, कोमल आ गई। चलो पी, फोकस करो। कोमल थोड़ा 1 घंटे के लिए आई है, दोबारा दिखाई नहीं देगी, वो सिर्फ 1 घंटे दिखाई देती है, उसके चक्कर में ना अपना मत वेस्ट करो, बाद में मिलना उससे। देखो डंबल, पी ऑर्बिटल कैसा होता है आपका? डंबल शेप होता है। कैसा बेटा? पी ऑर्बिटल आपका होता है डंबल शेप। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं डंबल आकार। ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरा इसको हम क्या बोल सकते हैं? डमरू आकार। डमरू आकार। ठीक है बच्चे, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनो, इसको हम कैसे बनाते हैं? इसको हम कुछ इस तरह ही तो बनाते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव नोड होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने दिमाग में ये इमेज बना लो कि जब पी की बात आएगी तो ये डंबल ऐसे ही होगा। बट जैसे ये पेन है, ठीक है, तो मैं कहूँ ये मेरा पेन है, देखो रोमिल ये मेरा पेन है, ठीक है। या फिर मैं कहूँ आकांक्षा मेरे पास पेन है, तो हमेशा मैं ऐसे ही तो नहीं बोलूंगी ना। हो सकता है मैं कहूँ आकांक्षा मेरा ये पेन है, ठीक है, दीपशिका मेरा ये पेन है, दीपमाला ये मेरा पेन है, ठीक है ना, ये मेरा पेन है। मतलब हम इसकी पोजीशन को लगातार रोटेट कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये अपनी एक्सिस पर लगातार रोटेट हो रहा है, इसका मतलब ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा एक्स वाई जेड एक्सिस पर। सेम ऐसे ही आपका जो ये पी ऑर्बिटल है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करता है। आगे मैं बताऊंगी कैसे चेंज करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। इतने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्योंकि अभी पी ऑर्बिटल की जो शेप्स हैं, जो मोमेंट्स हैं, वो मैं सब समझाने वाली हूँ। फिलहाल आपको एक बेसिक बता रही हूँ। शिवजी का डमरू, वेरी गुड, शिवजी का ही डमरू वही है। एक डमरू, हमारे पास तो कोई डमरू नहीं है। डंबल शेप होता है पी ऑर्बिटल का। वेरी गुड आकांक्षा, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। डायग्राम जरूर बनाइएगा मैम। प्यारे बच्चे डायग्राम पक्का बनेगा, आप टेंशन मत लो। देखो डी ऑर्बिटल का, देखो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, पहले आप मुझे जवाब दोगे, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में जवाब दूंगी। जल्दी से मुझे बताओ डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? नितिश, कोमल की बड़ी चिंता है तुमको, हाँ? कोमल कहाँ चली गई? कोमल आ जाएगी, चिंता मत करो बेटा, पढ़ाई कर लो जल्दी से। कोई मुझे रिप्लाई दो जल्दी से, डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? इसका शेप मुझे बताओ। डबल डंबल, वेरी गुड कोमल, बिल्कुल सही। डबल डमरू नितिश, वेरी गुड। फोर लोब्स, वेरी गुड कोमल। एक ए आई डंट नो मैम, आई डोंट नो मैम। ओके ओके रोमित, कोई बात नहीं, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। डब गुप्ता राय, डबल डंबल, ठीक है प्यारे बच्चे। मेरी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं ट्यूलिप शेप। कौन सा शेप? ट्यूलिप शेप। आपने ट्यूलिप का फूल देखा है कैसा होता है? ऐसे ही तो होता है, कुछ यूं, कुछ इस तरह, यही तो होता है ना। आगे गाना पूरा नहीं करना है, राइट ठीक है। तो आप इसे डबल डंबल बोल रहे, फिर ट्यूलिप शेप बोलो, ठीक है ना, वही वाली बात, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात, इसमें क्या सीन होता है? इसमें भी वही सीन होता है आपका, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव।
कैसे हुआ ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव? देखो बेटा एक बार फिर समझ लो, आपका फर्स्ट लूप ऐसे ही तो आता है, ठीक है? तो फर्स्ट लूप जब ऐसे आता है तो इसका एक ये नेगेटिव साइड हो गया, नेगेटिव नोट, और दूसरा पॉजिटिव नोट, ठीक है मेरा बच्चा? दूसरा देखो, सेकंड नोट एंड ये पॉजिटिव नोट। तो आप समझ पा रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये ट्यूलिप शेप होता है, समझे? ट्यूलिप शेप इसलिए होता है क्योंकि जब ट्यूलिप फूल होता है ना, ऐसे तो लिखते हैं ट्यूलिप, ठीक है? ट्यूलिप की जो पंखुड़ियां होती हैं वो 45 डिग्री पर होती हैं एक्सिस से, समझे बेटा? और हमारा जो डी ऑर्बिटल है उसमें भी जो हमारी एक्सिस होती है, जैसे ये मान लो आपकी एक्स हो गई, ये वाई हो गई और ये जेड हो गई, ठीक है? तो आपका जो ठीक है, तो आपका ये कैसे जाता है, ऐसे और ऐसे, ठीक है? ऐसे करके तो जाता है, एक सेकेंड, ठीक है? जिसको कि मैंने आपको बता दिया dx y। अभी हम देखो, मैंने भी इसको क्यों डिलीट किया, z वाली सीन में भी आपको बाद में बताऊंगी, अभी से बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा। तो आपको अगर d में अब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बच्चे मुझे बताओ, और आपने कुछ अगर अच्छा सीखा है तो प्लीज कमेंट करो। वेरी गुड नितिश, आई नो बच्चे तुम पढ़ भी रहे हो, मैंने ये नहीं बोला कि तुम पढ़ नहीं रहे, ठीक है? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो तुम लोग अगर ऐसे एक्टिव रहोगे ना तो मैं भी देखो कितनी खुशी से पढ़ा रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। देखो बेटा अब हम बात आती है हमारी एफ ऑर्बिटल की। एफ में देखो, एफ में क्या सीन होता है, एफ का पहले मुझे बताओ एफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिप्लाई मी वेरी फास्ट बच्चे। अच्छा गाना गाती हैं आप, थैंक यू सो मच। देखो बेटा, ओफो, ठीक है? देखो हमारा जो एफ का होता है ना स्ट्रक्चर, वो होता है कॉम्प्लिकेटेड। कैसा होता है बच्चे, कॉम्प्लिकेटेड। तो लिखो इसका कॉम्प्लिकेटेड डबल डंबल। क्या लिखोगे, कॉम्प्लिकेटेड डबल डंबल। ठीक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी बच्चे को। अब सुनो, मैंने इसे कॉम्प्लिकेटेड डबल डंबल क्यों बोला, समझो बच्चे। इसमें क्या होता है ना, जैसे हम डी में जब बात करते थे तो हमें ये बात पता होती थी कि हमारे लोब्स हमेशा एक्सिस के 45 डिग्री पर रहेंगे, यही तो था, ठीक है? ये था एक्स, ये था वाई, तो हमारे लोब्स कितने पर आ रहे हैं, 45 डिग्री पर आ रहे हैं। बट जब हम एफ की बात करते हैं ना तो लोब्स की पोजीशन कैसी भी हो सकती है। पहली बात तो डबल डंबल होंगे, तो वो डबल डंबल कैसे कैसे हो सकते हैं, मैं आपके सामने सिचुएशन क्रिएट करती हूँ। या तो ये और ये और ये और ये, मेरी बात समझ पाए? एक पोजीशन ये हो सकती है और दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, ये 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 ये, यप, ये हो सकती है। मेरी बात समझ पाए? तो ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ ना, तो इसीलिए ये आपका कहलाता है कॉम्प्लिकेटेड डबल डंबल, ठीक? अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इतने में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछो, कमेंट करो फटाफट से, आज मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं।
मैम बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू अदिति, लव इट। रोमित गुड्डा, सभी का स्ट्रक्चर 3D होता है, आप डी में जाओगे तो डी का भी 3D होता है, पी में जाओगे तो पी का भी 3D होता है। अभी मैं क्या समझा रही थी कि मैंने बोला रोमित ये पेन है, ठीक है, मैंने बोला अदिति ये पेन है, ठीक है, मैंने दीपमाला को बोला दीपमाला ये पेन है, तो क्या किया मैंने, पोजीशन को लगातार रोटेट किया है। मतलब ये पोजीशन हमेशा ऐसे नहीं रहेगी कि मैं ऐसे ही बताऊंगी कि भाई ये वाला पेन है, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपका एफ ही सिर्फ 3D में जा रहा है, आपका एफ पी डी सब जाने वाले हैं। अभी आप देखो, आगे देखते जाओ होता है क्या क्या। ये, अरे हाँ, ये है आपके सामने नई स्लाइड, जरा इसको देखो, और मैं आपके सामने एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन भी लेकर आई हूं। इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल SPDF, ठीक है। आगे मैंने GH इसलिए नहीं लिखा है, ये तो आपने बताने हैं, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन S सब शेल, कौन सी सब शेल बच्चे, S। इस चीज को मैंने बहुत डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा डिस्कस किया है कि हमारी S सब शेल में कितनी ऑर्बिटल होती है, 1। कैसे पता हमको, अरे भाई हम ऐसे ही तो शो करते हैं इसको, एक ही तो बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स का मतलब क्या हो गया, एक सब शेल हो गई, ठीक है। दूसरा देखो, p ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ नितिश, हम लोग इसको ऑर्गेनिक में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। जैसे ही हम ऑर्गेनिक पर आएंगे तो हम EDTA भी बताएंगे। अगर अभी इनऑर्गेनिक का डिस्कशन चल रहा है तो उसमें इनऑर्गेनिक ही रहेगी, ठीक है बच्चे। और बेसिक्स चल रहा है, देखिए आप पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक का लाना ये तो फिजूल है ना। सनम एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, मैं सभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। पी सब शेल है, ठीक है, तो इसमें पी सब शेल में क्या है, 3 है। तो हमको पता है ना कि हम पी में कैसे बनाते हैं, 3 ही तो बॉक्स बनाते हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इसमें कितनी सब शेल आ गई, 3 सब शेल आ गई। मेरी बात समझ पाए। अब देखो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन डी सब शेल, तो डी में हम कितनी बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इतनी ही तो बनाते हैं। 5 बॉक्स बने, इसका मतलब हमारी नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो गई डी में, 5 हो गई। अब ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एफ सब शेल, देखो अब सब शेल में क्या होगा, एफ में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है बच्चे। इतनी बात में किसी को किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अभिषेक मिश्रा, मैम आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू। सनम 3, सनम 3 क्या, 3 पी सब शेल है, नंबर ऑफ पी सब शेल इज 3। नितिश जी सब शेल 7, नितिश थोड़ा सा गलत कर दिया आपने बच्चे। देखो जब हमारी एफ सब शेल 7 हुई है तो हमारी जी जो होगी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि जी एंड एच आपने बताना है, तो बेटा देखो एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो, इसमें आपने कितना का डिफरेंस देखा है, 2 का। इसमें आप कितने का डिफरेंस देख रहे हो, 2 का, इसमें 2 का, तो इसमें भी तो 2 का ही होगा ना। तो क्या हो गया आपका, इसमें आपका आ गया 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ पा रहे हो, इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब इसी में एच सब शेल कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी सब शेल, 11 हो जाएगी। क्लियर, इतने में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड बच्चे। राजदीप, h is equal to 11, वेरी गुड। दिवाकर, g is equal to 9, h is equal to 11, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ नितेश, इसमें बच्चे 9 होगा, बाकी आपने सब बहुत अच्छा बताया है। अब हम आ गए हैं शेप्स पर। किस पर आ गए हैं, शेप्स पर आ गए हैं। हाँ रोमित,
सीरीज बन गई है 3 5 7 9 11। आकांक्षा 9 में, जी में 9 और सभी लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं। रियली बहुत खुश हूं मैं। ऐसे ही कीप इट अप करते रहिए अपने को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, वो है हमारा शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। क्या लिखा है मैंने, ये जरा पढ़ के बताओ फटाफट से, मुझे आवाज आनी चाहिए सबकी। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल क्या लिखा है मैंने ये? हाँ नितेश, हम लोग होम रूल भी डिस्कस करेंगे बेटा आगे। मैम कुछ भाई लाइक करो, बच्चे कह रहे हैं लाइक नहीं कर रहा है कोई। भाई अदिति बिल्कुल सही कह रही है, फटाफट लाइक करो जल्दी से। जब आपको समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो फिर लाइक तो बनता है ना। देखो मैंने बच्चे आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारा पी ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब हम आते हैं उसके मेन मुद्दे पर। मैंने आपसे कहा था कि मेरा ये पेन है, जब मैं रोमित को दूंगी ना तो मैं कहूंगी रोमित ये मेरा पेन है, ठीक है। फिर जब मैं इसी चीज को दिवाकर को दूंगी तो कहूंगी दिवाकर ये मेरा पेन है, ठीक है। आकांक्षा को दूंगी ये मेरा पेन है। मतलब मैंने पोजीशन चेंज करी, मैंने एक्सिस को चेंज किया। मेरी बात समझ पा रहे हो? हमारी एक्सिस कैसी होती है? यही तो हमारी एक्सिस होती है ना, ये, राइट। एक्स वाई जेड ऐसे ही तो होती है कि हमारा जेड पोजीशन कैसे होता है, 3D में आगे को होता है। मेरी बात समझ पाए इतनी? अगर मैं इसको बोर्ड पर ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कैसे बनाऊंगी? ऐसे ही तो बनाऊंगी। समझ पाए मेरी बात? अब देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस ये हो गई, वाई एक्सिस ये हो गई और जेड एक्सिस ये हो गई। तो बच्चे देखो, जब हमने पी एक्स ऑर्बिटल बनाई अपनी, ठीक है, जब हमने पी एक्स ऑर्बिटल बनाई अपनी, तो किस एक्सिस पर बनाई है? एक्स एक्सिस पर बनाई है। इतनी बात क्लियर हो गई? किसी तरीके का कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझसे पूछो, नहीं तो सेकंड पॉइंट पर आते हैं। वेरी गुड रोमित। ओके नितेश, हो सकता है कोमल का हो गया और रिचार्ज खत्म, होता है ऐसा। ठीक है। आकाश, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, वेरी गुड। रचित राज, थैंक यू। देखो अब हम बात करते हैं पी जेड वाई की, ठीक है। एक्स की कर ली, अब हम वाई की करते हैं। तो बच्चे आपने एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जब हमारा पी एक्स एक्स एक्सिस पर बन रहा है तो पक्की बात है हमारा पी वाई किस पर बनेगा? वाई एक्सिस पर बनेगा। क्लियर? देखो पी जेड किस पर बनेगा? जेड एक्सिस पर बनेगा। समझे? क्लियर हो गया? इतनी बात में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। रचित राज जी समझ आ गया, थैंक यू बच्चे अगर समझ आ गया है तो। नेक्स्ट देखो, देयर आर पी ऑर्बिटल्स अलाइंड अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। ये तो हम दिखाई चुके हैं अभी। अब आ जाओ नेक्स्ट पर। ऑफ ऑफ देखो इसको मैं छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हो गया छोटा, हो जा हो जा हो जा। रोको इसको, ठीक है। देखो बच्चे, ये है आपका प्रीति शुक्ला, क्लियर है मैम, थैंक यू प्रीति। देखो बेटा, अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा और सबसे टिपिकल। तो प्लीज आप इसको जरा देखो, हमारे सिलेबस में डी ऑर्बिटल्स तक की बात हो रही है, एफ की बात हुई नहीं है, तो हम डी तक ही इसको कंक्लूड करेंगे। देखो ये हमारा है, इसमें आपको पिक्चर में बच्चे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे फटाफट से बताओ, नहीं तो मैं इसको खुद बनाकर दिखाती हूँ आपको। हाँ रोमित। मैम हैंग कर रही है आपकी आप मीन्स आपकी डिस्प्ले, हाँ बच्चे। क्यों मैम को परेशान कर रहे हो? देखो गंदे बच्चे हैं, परेशान करते हैं। अब तो टाइम हो गया मैम,
पढ़ लो पढ़, टाइम हो गया मैम आए बड़े। देखो बेटा, ये मैंने बनाया है। अब आपको मैं बता देती हूँ, ऐसे समझ में आना मुझे लग रहा है सीरियसली, अब मुझे नहीं दिख रहा तो आपको क्या दिखेगा। आह, ऊपर बढ़। हाँ देखो प्यारे बच्चे, जब हम बात डी ऑर्बिटल की करते हैं ना, तो क्या करते हैं, तो थोड़ा सा जादू कर देते हैं। क्या करते हैं, हमने एक्सिस बना लेनी होती है। पहले देखो, ये बात हमको अच्छे से पता है, एक चीज और समझ लो। ये है ना ब्लॉक है, ये आपका हो गया dx, ये हो गया dy, ये हो गया dz, ये हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और बेटा ये वाला आपका मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ, समझ जाना ठीक है। ये वाला जो है ये आपका है डी जेड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ पा रहे हो। तो देखो हम बात कर रहे हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड जेड एक्स की। तो हम जब पहले डी एक्स वाई ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, डी एक्स वाई ले रहे हैं, तो हमारा कैसा होगा। हमने ये बात पहले आपको बताई कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है, तो हमारे लोब्स दोनों एक्सिस के बीच में 45 डिग्री पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो बना देते हैं एक बार इसको, एक ये और एक ये और एक ये हमारा बन गया डी एक्स वाई। अब बच्चे बात करते हैं हम डी वाई जेड की। किसकी बात करते हैं बेटा, डी वाई जेड की। देखो इसे हल्के में मत लेना, टीजीटी में बहुत आता है ये क्वेश्चन। प्लीज आप किसी भी सन का क्वेश्चन उठाकर देख लो और मुझे बोल देना कि श्रेया मैम इस दिन आप ये वाला पेपर हुआ है और इसमें इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। चॉइस इज योर्स। अब देखो जरा, ये है y और ये है z, तो मैंने इसमें ऑर्बिटल्स फिर बना दी। किस पे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी ऑर्बिटल 45 डिग्री पर होती हैं। ये क्लियर हो गया। अब देखो डी जेड एक्स, डी जेड और ये बेटा x, तो ये आपका हो गया डी जेड एक्स, समझे, डी जेड एक्स। अब हम आ जाते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे। देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जब बात आती है बच्चे ध्यान से समझ लो कि जब हम एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की बात कर रहे थे तो 45 डिग्री पर हम झुका रहे थे। क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या थी, कम थी, ठीक है, तो वो झुका हुआ था। बट जैसे डी एक्स स्क्वायर आया, मतलब किसी चीज का स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ गई, और जैसे ही डेंसिटी बढ़ी तो क्या होगा, वो एक्सिस पर चला जाएगा। मेरी बात समझ पाए, ये हो गया आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बात आती है z की, डी जेड स्क्वायर की। देखो बचपन से हमें पढ़ाया जाता है भाई डी में कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 5 होती हैं, पर मैं कहती हूँ 6 होती हैं। क्यों 6 होती हैं, अब मैं बताती हूँ। बिकॉज ऑफ डी स्क्वायर, यहाँ पर डी की जेड की 2 होती हैं, जिसकी वजह से उसको एक बार में हम डी जेड स्क्वायर लिख देते हैं। कैसे होती हैं देखो, ये जो लिखने का तरीका है ना, ठीक है, इसको एक बार फिर बताऊंगी, टेंशन मत लो। फिलहाल आप डी जेड को देखो, ये आपका है डी जेड, समझे मेरी बात, आपकी जेड एक्सिस हो गई तो ये आपका हो गया डी जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा एक रिंग रोटेट करती रहती है, होता है कि नहीं, होता है। जैसे कि मैं आपको एक इमेजिन कराने की कोशिश करती हूँ, कैसे इमेजिन कराऊं इस चीज को मैं, जैसे आपने देखा होगा पंखा घर में घूमता है ना, तो अगर नीचे बलून टांग देते हो आप बर्थडे पे तो क्या होता है, ये ऐसे करके पंखा बीच में घूम रहा होता है, बीच में आपका बलून होता है, कुछ लाइक दैट, ऐसा समझ लो आप। ठीक है ना, तो वो इमेज आप अपने दिमाग में इसको बनाओ। देखो केमिस्ट्री तब समझ में आती है जब आपकी इमेजिनेशन पावर खतरनाक हो, तो अपनी इमेजिनेशन को इतना खतरनाक बना लो ना कि लोग डर जाएं देख के। तो समझे हो मेरी बात को, ये आपका हो गया डी जेड स्क्वायर। ठीक है बेटा, वेरी गुड रचित राज, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, मेरी बात को समझ पा रहे हो कि मैंने 6 क्यों बोला है। ठीक है, तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर। अब बच्चे इसका बेसिक समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। जो आपके डी जेड स्क्वायर होती है ना, उसमें आपकी एक्स वाई की जो एक्स और वाई है ना, उसके छोटे छोटे लोब्स आ जाती हैं।
समझ पा रहे हो क्यों आ जाती हैं छोटी छोटी लोब्स? इसका भी रीजन बताऊंगी। और जब ये लोब्स भी बच्चे घूम रहे होंगे, जैसे आप पंखे को ध्यान करो, पंखे में 4 पंखे मतलब पंखुड़ी होती हैं, जब वो घूम रही होती है तो क्या करती हैं? एक सर्किल जैसे तो बना लेती हैं। तो सेम वैसे ही जब ये भी घूमेंगी तो क्या बनाएंगी? सर्किल ही तो बना लेंगी। दूर से देखने में क्या लगेगा? सर्किल लगेगा। तो वो था आपका dz स्क्वायर। अब बच्चे एक चीज जो छोटी सी मैं भूल रही थी आपको बताने के लिए, वो मैं बता देती हूँ। देखो, आपने एक चीज देखी कि हमारी एक्सिस कौन कौन सी थी? एक्स थी, वाई थी, जेड थी। अब जरा प्यारे बच्चे इसका कॉम्बिनेशन तो बना लो जरा। क्या बनेगा? पहला बनेगा एक्स वाई, ठीक है। दूसरा कौन सा बनेगा? दूसरा बनेगा वाई जेड, ठीक है। और तीसरा क्या बनेगा? वो बनेगा जेड एक्स। बच्चे इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बताओ। और इन दोनों से मिलकर एक और बनेगा, वो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? जो कि आपका मैथमेटिकली फॉर्मूला भी होता है एक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और अगर इन तीनों को मिलाते हैं तो उससे बनती है आपकी डी जेड स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया है। समझ पा रहे हो बच्चे मेरी बात? इतने में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे बताओ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये डी एक्स वाई, ये वाला डी एक्स वाई कहाँ से आया, डी वाई जेड, ये वाला डी वाई जेड कहाँ से आया, जेड एक्स ये वाला कहाँ से आया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ से आया, और डी जेड स्क्वायर कहाँ से आया। प्यारे बच्चे एक चीज आप और समझ लो, हम लोग पैकअप करने ही जा रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक आपका इतना क्लियर हो जाए कि जिंदगी में आपसे कोई भी पूछे तो आपको एक A to Z पूरी इंफॉर्मेशन होगी। देखो, हमने ऐसे बनाया था ना, डी एक्स वाई और ऊपर बॉक्स, डी वाई जेड ऊपर बॉक्स, डी जेड एक्स ऊपर बॉक्स, है ना? ये बनाया था। और फिर दूसरा बनाया था हमने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर बॉक्स और डी जेड स्क्वायर ऊपर बॉक्स, ठीक है बच्चे। अब सुनो, इसको बोलते हैं T2G। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? T2G। याद कर लो कि इन तीन ऑर्बिटल्स को मिलाकर बोलते हैं हम T2G। और जहां पर G का मतलब होता है जेरार्ड, ये जेरार्ड क्या होता है, ये T2G क्या होता है, ये मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझाऊंगी। फिलहाल आप इस टर्म से अवेयर हो जाओ कि ये जो तीन होती हैं डी ऑर्बिटल्स, इनको मिलाकर बोलते हैं T2G और इनको मिलाकर बोलते हैं EG। समझे प्यारे बच्चे? इतने में अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछो, नहीं तो हम पैकअप करते हैं। प्लीज रिप्लाई वेरी फास्ट। अदिति 2 बजे सोया करो। अच्छा, तुम अलार्म लगा दिया करो अदिति के लिए। दिलीप कुमार क्लियर है मैम, थैंक यू सो मच। अदिति मैम नींद आ रही है अब। हाँ बच्चे, आई नो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। प्रीति शुक्ला सॉरी मैम, मुझसे गलत हो गया, कोई बात नहीं बच्चे, हिंदी यूज करिए मैम। आलोक बच्चे, कहीं पर भी आपको लगे कि मैम मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप बेहिचक मुझसे पूछा करो, समझे? यहाँ पर कोई भी इतना ज्यादा ज्ञानी नहीं बैठा है, ठीक? चलो, यस मैम, ओके आकांक्षा। सभी बच्चे बाय ऑल, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, गुड बाय, टेक केयर।